नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं हूं अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशंस का। आइए, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 22। अशोक श्रीवास्तव सेस कोरोना से जंग, एनजीओ के संग। कल हम आपको ले चले थे ग्रेटर नोएडा की ओर, क्योंकि नोएडा की हमने एनजीओ की बात कर ली थी और क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमारे बिल्कुल बगल में है और एक बहुत बड़ा शहर है, तो ये देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो वहां का भी जो काम हो रहा है वो भी आपके सामने लाना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि ये कहावत है कि एक बड़े शहर के सामने छोटा शहर दब जाता है। ये पुरानी कहावत शायद चली आ रही है, क्योंकि आप देखिए ना कि जब दिल्ली था बड़ा शहर, दिल्ली के साथ में बना नोएडा, तो लोगों को लगा नोएडा दबना चाहिए, लेकिन आज नोएडा अलग ही रूप में है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। जब 90 के अंदर नोएडा जब थोड़ा सा फल फूल रहा था, तो उसमें यह बात आई कि क्यों नहीं ग्रेटर नोएडा की स्थापना की जाए, और वो ग्रेटर नोएडा बनना शुरू हुआ। ग्रेटर नोएडा की वैसे शुरुआत जो है 88-89 में हो चुकी थी। लोगों को लगा कि ग्रेटर नोएडा जो है वो नोएडा के सामने शायद उतना नहीं चल पाएगा, लेकिन आज ग्रेटर नोएडा की एक अलग ही आइडेंटिटी है, एक अलग ही वैल्यू है, और कई मायनों में ग्रेटर नोएडा नोएडा से बेहतर है। अगर जाके देखें आप तो शायद मालूम पड़ेगा, अगर आप नहीं गए हैं तो। लेकिन जिस समय वो बन रहा था उसी समय उसकी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की भी संरचना की जा रही थी और सोचा जा रहा क्या किया जाए उसके अंदर। तो नेचुरली है, सब कुछ बन रहा है तो लोगों को भी लाना है, लोगों को भी बिठाना है और वहां ठहराना है। तो ब्रिजेश कुमार जी जब चेयरमैन थे तो वो सेक्टर 20 के जो नोएडा है उसके वहां पे कॉम्प्लेक्स के अंदर उनका ऑफिस था। उनको रोज आना सेक्टर 20 से ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता था, जबकि ग्रेटर नोएडा के अंदर ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक काफी अच्छा ऑफिस बन चुका था। शायद लोगों को लगता था कि अभी नोएडा रहो, वहां जाओ, पता है कब बनेगा, कब फल फूलेगा, कब इसकी मैच्योरिटी आएगी। लेकिन ब्रिजेश कुमार जी ने निर्णय लिया, क्योंकि बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे अधिकारी थे और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में बहुत उनका नाम शुमार था और जाना जाता था कि वो क्विक एक्शन लिया करते थे। उन्होंने नोटिस निकाला कि एक हफ्ते बाद मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में, जो कि वहां पे है गामा 1 में, वहां बैठूंगा। और एक हफ्ते के अंदर ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ और ग्रेटर नोएडा का जो बेहतरी, उसका डेवलपमेंट वहीं से शुरुआत हुआ। जब डेवलपमेंट हुआ तो लोग आने लगे, जब लोग आए तो उधर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी बननी थी, रेजिडेंशियल एसोसिएशन भी बनी, सब बनी। उसी के साथ साथ एक नई एसोसिएशन वहां 89 से बननी शुरू हुई थी, जो कि इंडस्ट्रियल्स की थी। जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनकी एसोसिएशन वहां बननी शुरू हुई। उसका नाम दिया गया एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज। जी हां, यह है हमारी आज की पहली एनजीओ जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। नोएडा में जैसे एंटरप्रेन्योर है, डायनेमिज्म है, वैसे ग्रेटर नोएडा में अग्नि है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज। आप उसके बारे में बताते हैं। और साथ में दूसरी एक और संस्था है जिसका नाम है एक्टिव सिटीजन्स। आप ये दोनों वो संस्थाएं हैं ग्रेटर नोएडा की। अगर ग्रेटर नोएडा में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी वहां पे विकास का काम हो, तो इन दोनों संस्थाओं का होना लाजमी माना जाता है कि वहां पे जरूर होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पहली संस्था ग्रेटर नोएडा की, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज, यानी कि अग्नि। अग्नि के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम श्री सहदेव शर्मा जी है और उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि माना जाता है कि उसकी पूरी धुरी है, उनका नाम है श्री आदित्य घिल्डियाल जी। मैंने कहा ना कि एक शहर के, बड़े शहर के सामने छोटा शहर करके भी दबने लगता है। इसी प्रकार से क्या था कि 1990 के अंदर जितने भी काम होते थे इंडस्ट्रियल के मुताबिक, यानी मुतालिक जो भी काम हुआ करता था, उसमें सब लोगों को नोएडा ही आना पड़ता था। अब पूरा रास्ता कम से कम 30-35 किलोमीटर चल के आना पड़ता था, उससे काफी नुकसान होता था। तो इन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ बदलाव करना चाहिए और इस एसोसिएशन ने आगे बढ़ के, अग्नि ने आगे बढ़ के काम कराने शुरू किए। सबसे पहला काम था कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच की जो एक बॉर्डर जिसे बोलते हैं, उसे कुलेसरा बॉर्डर बोलते हैं। कुलेसरा एक गांव है और वहां पे सेल टैक्स की बैरियर हुआ करता था, चौकी हुआ करती थी। उस चौकी से सामान लाना ले आना मुश्किल। एक ही जिले के अंदर दो शहरों के बीच में बड़ी समस्या होती थी। तो सबसे पहले मुद्दा उन्होंने वो उठाया और वहां से सेल टैक्स की चौकी हटाई, क्योंकि उसकी वजह से बहुत समस्या थी और उससे थोड़ा सा जाना आना आसान हुआ और उससे व्यापार और इंडस्ट्री बननी शुरू हुई। बिजली की समस्या सबसे बड़ी थी, बिजली घंटों घंटों नहीं आती थी।
तब आदित्य खिलगिया जी ने सबको इकट्ठा किया और वहां पे बिजली की समस्या दूर करने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को लाया गया, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, यानी कि NPCL। और उसके आने के बाद से आज करीब 25 साल 26 साल हो गए इसको आए हुए, वहां पे बिजली की समस्या बहुत कम है और 2 घंटे 1 घंटे की जाती है, बाकी आती है। इसी प्रकार से सेंट्रल एक्साइज के जो ऑफिस था कस्टम्स का, उसके लिए फिर नोएडा आना पड़ता था, तो उसको भी स्थापित करने में उन्होंने बड़ी मेहनत करी और वहां लाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले ये मानते थे कि भाई अगर ऐसे भागते दौड़ते रहेंगे 30-35 किलोमीटर रोज आना तो कैसे काम करेंगे। अग्नि को यह महसूस हुआ कि हमारे सुरक्षा की बड़ी समस्या है, पुलिस बहुत कम है, तो पुलिस का क्या किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तब अग्नि ने अपने आदित्य खिलगिया जी के सरपरस्ती में या कह के उनके नेतृत्व में आगे बढ़े और पूरी बात करके अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से बात करके वहां 5 नए थाने खुलवाए। उससे क्या हुआ कि सुरक्षा की आमद बढ़ी, पुलिस वालों की आमद बढ़ी, उससे वहां पर सुरक्षा का थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। आपको ध्यान है कि एक वहां पे MD थे ग्रेजिनो के, उनका मर्डर कर दिया गया था, जिससे वहां पे पूरे इंडस्ट्रीज में हलचल मच गई थी, पूरा हर एक को लग रहा क्या हुआ। एनीवे, इसके आने से, थानों के खुलने से वहां थोड़ा सा फायदा हुआ। तो इस प्रकार से अग्नि आगे धीमे धीमे काम करते करते बढ़ रही थी और यह काम केवल वो उन्होंने अपने ग्रेटर नोएडा तक नहीं सीमित रखा, बल्कि पूरे गौतम बुद्ध नगर तक के जिसकी उन्होंने बात करी। आपको ध्यान हो, नोएडा में शिल्पोत्सव मनाया जाता है। शिल्पोत्सव को लाने में और उसको आगे बढ़ाने में, गौतम बुद्ध नगर में एक नई पहचान देने में भी अग्नि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार से अनेक कार्यक्रम जब होते थे, उसमें जो बड़े बड़े अधिकारियों का आना, थोड़ा हिचकते थे वो लोग, क्यों भाई कौन आए कौन जाए। वैसे भी नोएडा आना सुना कि कई लोग घबराते थे नोएडा आने में, लेकिन ग्रेटर नोएडा से कैसे आते। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ करके हर महीने एक कोई ना कोई सेमिनार टाइप या कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें किसी न किसी आला अधिकारी को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। फिर एक हर 3-4 महीने में एक बड़ी कॉन्क्लेव टाइप ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें पूरे हर डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो, इंडस्ट्रीज का हो, ESI हो, प्रोविडेंट फंड हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो उनसे डील करते हैं, उन सबके लोगों को बुला करके बात करते हैं। अब तक GST का मामला आ गया तो GST भी 2 तरह की आप जानते हैं। तो अग्नि ने अपनी इस रफ्तार को अभी तक रोका नहीं है और जब भी कोई समस्या होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे किसी भी अधिकारी तक जाना हो, ये पूरी अपनी एसोसिएशन पूरी ताकत के साथ आगे जाती है, बात करती है। यही वक्त जब कोरोना में आया तो सबसे बड़ी समस्या थी कोरोना के अंदर वहां पे रह रहे मजदूरों के पलायन की, क्योंकि सारे मजदूर बाहर से आए हुए हैं, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से है, कोई कहीं से है। तो उसको रोकने की सबसे बड़ी समस्या हुई। तब यहां के CEO साहब श्री नरेंद्र भूषण जी ने अपनी अग्नि से बात करी। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर हम इनको सुविधाएं मुहैया करवा दें, इनको खाना पीना दें, तो शायद ये कम लोग जाएंगे। तो ये बात क्लिक कर गई। तो हमारी अग्नि के जो उपाध्यक्ष हैं श्री आदित्य खिलगिया जी ने पूरी एसोसिएशन को इकट्ठा किया और वहां पे इंतजाम किया कि हम किसी को एक जगह ना बुला करके बल्कि इन मजदूरों के घरों पे जाकर के हम खाना देंगे, उनकी जो सुविधाएं वही देंगे, जिससे कि उनका पलायन ना हो। तो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। एक बहुत बड़ी किचन की जरूरत थी, तो उसमें जो एक इंडस्ट्री के सहयोगी हैं पालकी फूड्स, वो आ गया है और पालकी फूड ने इस तरीके से वहां पे आप दीजिए कि खाना बनाया है कि टोटली जिसे कहते हैं सुरक्षा और शुद्धता से भरपूर, कहीं कोई सुन नहीं, जिसे कहते हैं मोस्ट हाइजीनिक वे में, और रोजाना 20,000 से ज्यादा पैकेट बनाए जा रहे हैं और कई वैन्स हैं, कई लोग लगे हुए हैं। अब बाकायदा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में खाने का इंतजाम किया जा रहा है और साथ में लोगों को समझाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि जाने का कोई फायदा नहीं है। तो उस तरीके से अग्नि अपना काम कर रही है। अग्नि ने इसी चीज को, मुद्दे को और आगे उठाया, मजदूरों के लिए क्या और सरकार को करना चाहिए, तो उनकी बात भी मानी जा रही है। तो अग्नि के लिए जो इतना लंबा उनका इतिहास है 89 से लेकर आज तक, जिसके लिए वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। और आपको बताऊं कि इनके अग्नि के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। कहने को तो मात्र 500 हैं, लेकिन अगर आप देखें कि कौन सी ऐसी कंपनी वहां नहीं है, सैमसंग है, LG है, होंडा है, और भी है अपना होंडा के संग पता नहीं कितनी कंपनीज हैं जो कि बड़े बड़े जो लोग यहाँ पे हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा करना, उनको सिस्टम में लाना, उनको सहुलियत देना बहुत बड़ा फर्ज है जो कि अग्नि निभा रही है। तो अग्नि को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और अब चलते हैं वहां के निवासियों के द्वारा जो स्थापित एक संस्था है उसके बारे में बात करते हैं। और कहा जाए कि वो वहां पे सारी एक्टिविटीज की जो ना मूल आधार है, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी जो भागीदारी है बहुत ही सशक्त और बहुत ही प्रभावी रहती है। मैं बात कर रहा हूं एक्टिव सिटीजन्स की। जी, एक्टिव सिटीजन जो ग्रुप है ये करीब आज से 5-6 साल पहले बनाया गया था। वहां के एक बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है श्री मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी वैसे तो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और कई सालों से इतनी बड़ी रामलीला का आयोजन कम से कम 20-22 साल से करते हुए, बल्कि ज्यादा ही हो गया, 25 साल से करते आ रहे हैं और बहुत नाम है उनका। उन्होंने कई ऐसी, कहते हैं ना, जब नया शहर बस रहा होता है तो वहां पे अगर सहूलियतें भी होती हैं तो समस्याएं भी होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा शायद उसको ठीक नहीं किया जाता या सबको मिलकर करना होता है। उसी प्रकार से कुछ और भी परेशानियां होती हैं जो कि नागरिकों के द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाए। तो ये सब चीजों के देखते हुए उसके मद्देनजर उन्होंने अपनी एक समिति का गठन किया और उस समिति के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं जैसे उनको जानता हूं कि बड़ा बढ़िया काम करते हैं। उनमें अगर मैं नाम लूं तो उसमें जैसे मंजीत सिंह जी के संग हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह आर्या जी, मनोज गर्ग जी, आलोक सिंह जी साथ में हैं और हरिंदर भाटी जी जो कि आजकल बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, और भी ऐसे अन्य लोग हैं जो उनके संग जुड़ के काम कर रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी जो उनकी सामने थी कि क्योंकि नया शहर था, सुरक्षा की तो कमी थी, पुलिस की उतनी आमद नहीं थी, तो जो 3 व्हीलर वाले थे, 3 व्हीलर से वहां चलते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों का सामान छूट जाता था या चोरी हो जाती थी या वो लोग लूटपाट का कुछ ऐसा सिस्टम वहां काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो ये बढ़ते बढ़ते तो ज्यादा हो गया कि उनको समझ आए कि क्या किया जाए, इनका ऑटो रिक्शा का कोई निदान होना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जिसको कि कई शहरों ने अपनाया। उन्होंने हर एक ऑटो रिक्शा का डिकोडिंग किया, हर एक को एक नंबर दिया और वो नंबर 4 जगह लिखा होता था, पीछे, आगे, दाएं, बाएं, ताकि कहीं दूर से मालूम पड़े और बड़ा बड़ा नंबर होता था। जब नंबर लिखना शुरू हो गया और जैसे किसी का लैपटॉप छूट गया तो उसने ऑटो रिक्शा का नंबर ऐसे नोट किया और बताया कि साहब नंबर 17 है, तो जो 17 नंबर रजिस्टर्ड है उस ऑटो रिक्शा को बात करते थे, उसका पूरा ब्यौरा उसका उनके पास रखते थे। वहां इस तरीके से तो इससे ये फायदा हुआ कि वहां पे जो चोरी की घटनाएं थी, जो लूटपाट की घटनाएं थी, सब बच गया। आप जानते हैं 100 से ज्यादा लैपटॉप वापस किए गए हैं आज तक। अब सबसे बड़ी समस्या वहां आई यातायात की, यानी कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा होने लगा। तो उसके लिए उन्होंने अथॉरिटीज को सबको सजेस्ट किया, क्योंकि पूरा एक अथॉरिटी के संग मिलकर ये ब्रिज का काम कर रहे थे कि कैसे डिकंजेशन होना चाहिए, वहां पे गोल चक्कर बनने चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो आई वहां पे कि लोग जो थे वो हमेशा उल्टे चलते थे, यानी कि जो डायरेक्शन है उससे उल्टा आया करते थे। उसको रोकने का बहुत बड़ा अभियान इन्होंने लगाया। इसके साथ साथ परी चौक, आप जानते हैं ना, ग्रेटर नोएडा का बहुत जगह है मशहूर परी चौक, तो वहां के पुलिस के संग मिलकर के कि परी चौक को कैसे डिकंजेस्ट किया जाए, लोगों को सूचित किया जाए, तो इसलिए वहां पे उन्होंने पूरे उसको सूचना देने के लिए एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया, जो आज तक वहां बहुत बढ़िया काम कर रहा है। समय समय पे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाना, कवि सम्मेलन करवाना, सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना, इस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे उठा है। वहां के स्कूलों के द्वारा बस अपना जब चाहे बेतहाशा फीस की वृद्धि कर देना, तो इसको लेकर के भी उन्होंने मुद्दों को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रदूषण और पॉलिथीन नए शहर के अंदर एक बढ़ती हुई समस्या निकल के आई थी, तो एक्टिव सिटीजन ने इसके लिए भी आगे बढ़ के काम किया। और इसके संग संग जब भी कभी वहां पे कोई भी घटना होती थी, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और हो जाए या कहीं पर ही कुछ भी हो, तो उसके लिए एक्टिव सिटीजन्स के सदस्य हैं, तुरंत वहां पहुंचते हैं और बात करते हैं। एक्टिव सिटीजन्स ने जिस समय कोरोना का जब वक्त आया तो उसने अपने आप को यहां नहीं रोका और मंजीत सिंह जी आगे निकल के आए, क्योंकि वहां पे जो गुरुद्वारा है वहां से उनसे बात की, वहां पे पूरे सिस्टम को सेटअप किया। किचन तो वहां जैसे लंगर तो चलता ही आप जानते हैं, लेकिन लंगर के संग संग रोजाना 5 से 6 हजार लंच के पैकेट, जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जो मजदूर रहते हैं, जिनका लॉकडाउन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया और साथ में और समस्याएं खड़ी हो गई, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए समझते हुए उन्होंने आगे बढ़ के काम करना शुरू किया और घरों घरों पे जाके, जैसे अग्नि ने किया वैसे ही एक्टिव सिटीजन ने हर घर घर में जाकर के काम को शुरू किया और आगे देना शुरू किया।
इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए उनके संग कैसे काम करना है ताकि लॉकडाउन के अंदर कोई अनचाही घटना ना हो जाए, उसके लिए उनके साथ सामंजस्य बैठाए काम करने को शुरू किया, उनके लिए भी सहूलियतें दी, उनके लिए भी खाना पहुंचाने का काम किया, ऐसे करते। तो एक्टिव सिटीजन्स अपना काम कर रही है, उनको हम लोग कई सारी अपनी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और बस यही कहते हैं कि दोनों संस्थाएं आगे बढ़ के काम करते रहें और ग्रेटर नोएडा को आगे बढ़ाते रहें। बस आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में शीघ्र और उम्मीद है कि कुछ और संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। बस जानने से पहले यही पुनः निवेदन आपसे कि कृपया करके हमारे नवरत्न फाउंडेशन के YouTube चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें और हमारे इस एपिसोड को शेयर भी करें। आपसे मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।